Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 6, subject Science, chapter Natural Resources, Air, Water and Land. Let us now begin. The spheres on the Earth. There are three main spheres on Earth. They are hydrosphere, means water, lithosphere, meaning land, and atmosphere, means air. In all of these spheres, living organisms are seen. The living organisms together in all these three spheres constitute biosphere. जो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है, इन तीनों को मिला के बनता है बायोस्फीयर। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन तीनों स्फीयर में पाए जाते हैं। जैसे कि वाटर में हमें फिश पाई जाती है, लैंड पे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और ह्यूमंस को देख सकते हैं, और हवा में होते हैं बर्ड्स। तो इन सबको मिला के बनता है बायोस्फीयर। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोस्फीयर, यानी 71% जो है पूरे अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है, मेजरली ओशंस। और सिर्फ 29% जो है वो ज़मीन है। तो एयर, वाटर और लैंड, ये सारे ही जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Let us start with the first resource, that is air. Our earth is surrounded by atmosphere. हमारे अर्थ के चारों तरफ ठीक है एक हवा की परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो एटमॉस्फेयर बना है एयर से। एयर जो है वो एक मिक्सचर है अलग अलग बहुत सारे गैसेस का। एयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की गैसेस होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। इन सब को मिला के इन सब का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं एयर। Let us see what are the uses of the different constituents of the gases which are present in air. एयर के अंदर जो अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं उनका यूजेस क्या है अभी हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। नाइट्रोजन के हेल्प से हम प्रोटीन बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर अमोनिया, मेकिंग ऑफ अमोनिया, एंड इट इज यूज इन एयर फूडस्टफ्स। फूडस्टफ्स को जो हम पैकेज करते हैं जैसे कि वेफर्स, चिप्स वगैरह, इनके अंदर जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जिससे वो ताज़े और क्रिस्प रहते हैं, वरना वो खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर कंबशन। कंबशन यानी कि आग जलाने के लिए। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ही प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड फायर बुझाने के लिए भी यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। नेक्स्ट वन इज आर्गन। आर्गन यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। The next gas is helium. हीलियम यूज होता है हॉट एयर बलून में, क्योंकि हीलियम जो गैस है वो हवा में बहुत ऊपर तक उड़ सकता है, इसके लिए बलून्स एंड ऑल में हीलियम का यूज होता है। नेक्स्ट इज नियॉन। नियॉन इज यूज फॉर डेकोरेटिव लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइटनिंग। जो भी हम क्लब्स के ऊपर वो लाइटनिंग देखते हैं जो लाइट में लिखा हुआ होता है वो सब नियॉन से बना होता है। नेक्स्ट इज क्रिप्टन। क्रिप्टन इज यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। एंड द लास्ट वन इज जीनॉन। जीनॉन यूज होता है फोटोग्राफी के लिए, फ्लैश फोटोग्राफी के लिए और कार के हेडलाइट्स में। हमने एयर के बारे में पढ़ लिया। एयर किन चीज़ों को मिला के बना है वो भी हमने देख लिया। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूट कैसे होता है, किस तरीके से वो खराब हो सकता है। यहाँ हम जो पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पे हम फॉरेस्ट में आग लगी है, इनसे इन सारी चीज़ों से, और जो व्हीकल्स जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है और हवा को प्रदूषित कर देती है। तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जो है वो फ्यूल के जलने पे निकलते हैं। फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। जब ये सारी चीज़ें हम जलाते हैं, जब ये सारी चीज़ें जलती है तो उससे जो धुआं आता है वो क्या करता है, वो एयर को पल्यूट कर देता है। और ये जो एयर पोल्यूशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके नीड्स भी बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा कार्स, तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, एयर जो है वो पल्यूट हो रहा है। एयर को साफ करने का काम कौन करता है, ट्रीज करते हैं। जब ट्रीज होंगे, फॉरेस्ट होंगे, तब जाके वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और साफ वाली ऑक्सीजन बाहर छोड़ेंगे। बट दिन पे दिन ट्रीज कम होते जा रहे हैं तो इसलिए पोल्यूशन बढ़ रहा है। द नेक्स्ट रिसोर्स इज वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर इज नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो भी चीज़ जो लिविंग है उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे बॉडी को दिन में 3 से 4 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ पीने के लिए नहीं, वाटर जो है वो बाकी सारी चीज़ों के लिए भी काम आता है, जैसे कि प्लांट्स के लिए और हमारे डेली एक्टिविटीज़ के लिए। वाटर जो है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस।
गैसेस टाइप में जो वाटर है उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, लिक्विड वाटर को हम जैसे कि जानते हैं वाटर, और सॉलिड स्टेट में जो वाटर है वो होता है आइस। वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये बोलना गलत नहीं है कि वाटर इज़ लाइफ। वाटर जैसे कि हम जानते हैं हमारी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाटर आता कहाँ से है उसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा वाटर साइकिल के बारे में। नाउ व्हाट इज़ वाटर साइकिल? वाटर साइकिल में ये होता है जो वाटर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अर्थ पे है, जैसे कि ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में जो पानी है वो क्या होता है सूरज की गर्मी से इवापोरेट होता है और इवापोरेट होकर वाटर वेपर के रूप में वो ऊपर जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहता है तो जब आसमान में जाता है तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब वो वापस से ठंडा होने लगता है। तो ठंडा होने के टाइम वो कंडेंस हो जाता है और बादल की शक्ल ले लेता है और वो बादल बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। लेकिन जैसे ही बादल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया कि अब वो होल्ड नहीं कर सकता है, तो वो फूट जाता है और उसके अंदर से जो पानी है वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में वापस से ज़मीन पे आ जाता है और फिर से ओशंस और रिवर्स में मिल जाता है। तो ये एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। फिर से वही पानी फिर से सूखता है, फिर से कंडेंस होता है और वापस से क्लाउड बनते हैं और फिर से बारिश होती है। तो ये साइकिल जो है वो रोटेट होता रहता है, तो इससे पानी बनता है। दिस इज फॉर वाटर। अर्थ में जो वाटर है उसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है नेचुरल सोर्सेज, द अदर इज मैन मेड सोर्सेज। यानी हमें जो पानी मिलता है वो नेचुरल तरीके से भी मिल सकता है और जो मैन मेड हमने पानी जमा करके रखा है वो भी। तो नेचुरल सोर्सेज में आता है ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम। बट इसमें से जो ओशन का पानी है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो खारा पानी होता है, सी वाटर, सॉल्ट वाटर रहता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। मैन मेड सोर्सेज जो हमने बनाया है पानी स्टोर करने के लिए वो है कैनल्स, डैम्स एंड वेल्स। कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन के बारे में। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर कैसे पोल्यूट होता है? जो वेस्ट मटेरियल हम लोग घर से फेंक देते हैं, यानी कि जो नाली में, रिवर्स में जाके मिल जाता है, वो सारी चीज़ें वाटर को पोल्यूट करती है। यही वाटर जाता है समुद्र में, समुद्र की तरफ और पूरी तरीके से मतलब ओशन के वाटर को भी ख़राब करता है। इसके अलावा हम जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो केमिकल्स है, जो प्लास्टिक एंड ऑल है, ये सारी चीज़ें हम जो कचरे में फेंक देते हैं और वो पानी के अंदर चले जाती है, तो वो पानी उसको डिजॉल्व नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सालों तक पड़ी रहती है और वाटर को पोल्यूट करती है। वाटर पोल्यूशन से जो मरीन एनिमल्स है और जो एक्वेटिक लाइफ है उससे उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और एनिमल्स की लाइफ के लिए वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। Now let us move to our last resource, that is land. Land is made up of soil, stones and big rocks. It is uneven and hilly in some areas and flat in other areas. जो लैंड है यानी कि ज़मीन, वो बनता है मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर और ऐसी सब चीज़ों से। बट जो लैंड है वो हर जगह सेम नहीं होती है। कहीं पे लैंड ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे एकदम फ्लैट होती है, कहीं पे माउंटेनियस होती है। जितने भी टेरिस्टेरियल एनिमल हैं, यानी ज़मीन पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, उन सबको लैंड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इसमें से जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं और कुछ ज़मीन के नीचे रहते हैं, बरोज बना के। इंसानों के लिए भी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फार्मिंग के लिए और हमारे घर बनाने के लिए। लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज फ्रॉम हियर वी ऑब्टेन मिनरल्स। लैंड के थ्रू हमें मिनरल्स, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी मिलता है, इसलिए लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंड जो है वो अलग अलग लेयर्स की बनती है। इसमें सबसे पहले जो लेयर होता है वो होता है सॉइल का। सॉइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमस और इमेच्योर सॉइल और छोटे छोटे पत्थर और बेडरॉक। अब हमस क्या है? हमस वो चीज़ है जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं हमस। और जो उसके नीचे होता है इमेच्योर सॉइल, वो बनता है रेती से और छोटे छोटे पत्थर के कण से। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म और इंसेक्ट्स उसके अंदर रहते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के बनते हैं इमेच्योर सॉइल। As we studied about air and water formation, now let us see about the soil formation. Soil कैसे बनता है? Soil का बनने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। It's for weathering. जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बेड रॉक या फिर बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, वो हवा से टकरा के या फिर पानी से टकरा के तो उसमें दरार पड़ जाती है, क्रैक्स हो जाता है, वो टूट जाते हैं और इस तरीके से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बंटना चालू हो जाते हैं। लेकिन सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एकदम बहुत ज़्यादा स्लो है। सूरज की गर्मी से और अलग अलग क्लाइमेटिक चेंजेस से इन रॉक्स के अंदर दरार पड़ती है, लेकिन इस चीज़ को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मेच्योर सॉइल टू फॉर्म। सॉइल का सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर मोटा परत बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना स्लो फॉर्मेशन है। हाउ इज सॉइल पोल्यूटेड? लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? जैसे वाटर और
एयर के पोल्यूशन में इंसानों का बहुत बड़ा योगदान है, वैसे ही लैंड पोल्यूशन में भी। सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड इन शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड, स्टॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि हम कचरा करते हैं या सॉइल में केमिकल वाली चीज़ें हम ऐड कर देते हैं, तो उससे सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाता है। और कुछ नेचुरल सोर्सेज भी जिससे सॉइल पल्यूट होता है, जैसे कि फ्लड और स्टॉर्म्स। जब पानी आता है या फ्लड आती है तो मट्टी को अपनी जगह से पूरा हटा देती है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिक्स हो जाती है जो सॉइल के लिए अच्छे नहीं है। दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सो एज वी स्टडी, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अर्थ में थोड़ी ही मात्रा में, ठीक है, कम लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमें उसको अच्छे से ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम उसको पूरा यूज़ कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। दिस सोर्सेज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस, ऑयल और कोल, ये सारी जो चीज़ें होती है जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलती है, इसे हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं और ये हमारे काम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी हम काम जैसे कि फैक्ट्री से या कोई रॉ मटेरियल बनाना है तो बिना इसके नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको हमें संभाल के यूज़ करना चाहिए।